हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। आज हम क्लास 12 जियोग्राफी चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है वो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बुक का है, जो कि वर्ल्ड पे लाई करती है। हमारे पास जियोग्राफी की दो बुक हैं, एक हमें वर्ल्ड की जानकारी देगी और एक हमें इंडिया के बारे में सब कुछ डिटेल देंगी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अभी जुलाई आने वाली है, 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाएंगे। अब हम टॉपिक पे आते हैं। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, जैसे कि एक कंट्री में जितने लोग हैं उतने ही लोग दूसरी कंट्री में नहीं होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अलग अलग होगा, वो डिपेंड करता है। ब्रॉडली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 10% ऑफ द लैंड एरिया। 90% जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10% ही लैंड ऑक्यूपाई कर रखे हैं। 10% लैंड में ही वो लोग हैं। द 10% मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 10 जो टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं उन्होंने 60% पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई कर रखा है। उसी जगह पे 60% पॉपुलेशन है। ऑफ दीज 10 कंट्रीज 6 आर लोकेटेड इन एशिया। इन 10 कंट्रीज़ में से 6 जो कंट्रीज़ हैं वो एशिया में लोकेटेड है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, चाइना है पहले, उसके बाद इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ये इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल लिव इन अ पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि एक आपके पास जैसे कि एक एरिया है, इसमें कितने लोग हैं, इसमें कितने लोग रहते हैं, उसका कैलकुलेशन होता है। तो इसका फॉर्मूला है, वो है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग होते हैं। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज़ 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में 382 पर्सन पर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। फॉर एग्जाम्पल, रीजन एक्स इज़ 100 स्क्वायर किलोमीटर। एक रीजन है जिसको हमने एक्स सेलेक्ट किया है, वो 100 स्क्वायर किलोमीटर का है और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1,50,000 है। तो अब डेंसिटी कैसे निकलेगी, हम पहले पॉपुलेशन लेंगे, फिर एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारी डेंसिटी आ जाएगी, कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ उस एरिया में रह रहे हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या क्या फैक्टर हैं जो कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर, पहला जियोग्राफिकल फैक्टर, इसमें पॉइंट्स हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर किसी एरिया में वाटर होगा, अवेलेबल होगा, तभी हम रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ। पानी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ के लिए। लैंड फॉर्म, पीपल परफॉर्म लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप। जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो फ्लैट प्लेन्स पे रहना पसंद करते हैं, जो ज़मीन हो वो समतल हो। दिस इज़ बिकॉज दिस एरिया आर फेवरेबल फॉर क्रॉप एंड टू बिल्ड रोड। और फ्लैट लैंड जो होते हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा इसलिए रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो कल्टीवेबल होता है, वहाँ पे क्रॉप्स हो सकती हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन सकती है, रोड बन सकते हैं। अब अगर कोई एरिया ऐसे अगर बिल्डिंग है या रॉक्स वाला एरिया है तो वहाँ पे जो है ना ही तो कल्टीवेशन हो सकता है, ना ही आप कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिल्डिंग वगैरह जो भी हो। अब थर्ड फैक्टर है इसमें क्लाइमेट। एन एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड
कंफर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेट। अब क्लाइमेट है, अगर कहीं पे ज़्यादा ठंडी है या ज़्यादा हॉट है, एरिया गर्म है, वहाँ पे नहीं रह सकते। जैसे कि डेजर्ट वगैरह एरिया में ह्यूमन बींग उतनी आसानी से नहीं रह सकते, पर फिर भी राजस्थान में लोग रह रहे हैं जहाँ की डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे टेम्परेचर 90 डिग्री प्लस भी जाता है कभी कभी। तो वो सब फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर है सोशल एंड कल्चरल। सम प्लेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। कुछ जो जगह होती हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं उनके रिलीजियस पर्पस के लिए कि वो कितने धार्मिक हैं वगैरह। जैसे कि बनारस कह सकते हैं आप, वाराणसी में बहुत रिलीजन को प्रायोरिटी दी जाती है। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। 3 तरीक़ों से हमारी पॉपुलेशन में बदलाव आता है। पहला बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में बदलाव आएगा। एक होता है CBR क्रूड बर्थ रेट और एक CDR क्रूड डेथ रेट। CBR को हम कैलकुलेट करते हैं BI डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसमें BI जो होता है लिव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, कितने बर्थ हुई हैं एक साल में, कितने बच्चे पैदा हुए हैं, और P का मतलब है पॉपुलेशन। अब डेथ रेट प्ले एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। जो डेथ रेट है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारे पॉपुलेशन चेंज में, कि कितने लोगों का मृत्यु हो रही, कितने लोग मर रहे हैं, उससे हमारी पॉपुलेशन घटेगी, और जितने लोग पैदा होंगे उससे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये बर्थ प्लस जो डेथ है वो दोनों अपने आप को बैलेंस करते रहते हैं। अब CDR मतलब क्रूड डेथ रेट, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेथ डिवाइडेड बाय एस्टिमेट मिनी ईयर। P का मतलब मिनिमम ईयर में कितने एस्टिमेट डेथ कितनी हुई है मल्टीप्लाई बाय 1000। इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितनी डेथ हुई है। 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो पॉपुलेशन चेंज के मेनली हैं, जो कि है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। अब हम माइग्रेशन के बारे में थोड़ा जान कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ देयर इज़ अनदर वे बाय विच द पॉपुलेशन साइज चेंज। बर्थ और डेथ के अलावा भी एक और चीज़ है जो कि है माइग्रेशन, जिसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन साइज जो है वो बदलता है। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। वो अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है, कोई जॉब की वजह से, कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से, कोई वर्क वगैरह, जितने भी प्रोफेशन है उनकी वजह से। द प्लेस दे मूव इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द प्लेस दे मूव टू कॉल्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब एक आदमी है, वो कहीं से चल के दूसरी जगह गया, तो जहाँ से वो गया, जहाँ से वो निकला है, उस प्लेस को हम कहेंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन। और जहाँ वो पहुँचा, जहाँ वो रहने गया, उसको हम कहेंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनी। पीपल माइग्रेट फॉर बेटर इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ। पीपल एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते हैं ताकि उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी और डेवलप्ड हो सके, या फिर आप कह सकते हैं वो थोड़ा कंफर्ट जोन में जा सके। तो ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है, पॉइंट पुराने टाइम की, आपके बुक में भी है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। माइग्रेशन जो होता है वो भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है परमानेंट, आप कहीं से अपने गांव से आए, शहर में आए और वहीं पे आपने घर ले लिया, आपका काम भी वहीं पे है, सब कुछ वहीं पे हो रहा है, तो वो जो माइग्रेशन होगी वो परमानेंट हो जाएगी। और टेम्परेरी माइग्रेशन उसे कहेंगे आप किसी काम की वजह से आए, या हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए आए, आपने हेल्थ फैसिलिटीज़ ली एक जगह से, फिर आप अपने घर गए या फिर अपने गांव, अपने शहर लौट गए, तो उसको टेम्परेरी कह देंगे। सीजनल माइग्रेशन वो होती है जो कि मान लीजिए अगर कोई आदमी किसी एरिया में रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो वो माइग्रेट करके
थोड़ी बेटर कंडीशन में जा सकता है, ठंडे वाली जगह में जा सकता है। फिर उस जगह जब गर्मी हो जाएगी या गर्मी का सीज़न आ जाएगा तो वो माइग्रेट करके वापस आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। इट ऑल्सो टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एंड रूरल टू अर्बन। जो माइग्रेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ तो होते हैं रूरल टू रूरल, जो लोग होते हैं वो रूरल एरिया टू रूरल एरिया या अपने गांव टू गांव में माइग्रेट करते हैं अपने काम करने के लिए या जो भी पर्पस होता हो। एक होता है रूरल टू अर्बन, गाँव से शहरों की तरफ। टू टर्म ऑल्सो लाई इन माइग्रेशन। दो टर्म है जो कि लाई करती हैं माइग्रेशन में। पहली है इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। दोनों अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो सॉरी, आप पढ़ लीजिएगा। इमिग्रेशन, माइग्रेंट वो मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेशन। ये आई वाला, जो माइग्रेंट है, जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उनको इमिग्रेशन कहा जाता है। अब दूसरा वाला जो है माइग्रेंट वो मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेशन। अब जैसे कि मैं हूँ, अभी मैं दिल्ली में हूँ, अगर मैं दिल्ली से मुंबई जाता हूँ तो मुंबई जो प्लेस है वो मेरे लिए आई एम वाला होगा कि इमिग्रेशन वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा। और मैंने दिल्ली छोड़ दिया तो मैं दिल्ली मेरे लिए इमिग्रेशन वाला होगा। टू फैक्टर इन माइग्रेशन। अब इसमें भी माइग्रेशन में दो फैक्टर होते हैं, एक होता है पुश एंड एक होता है पुल। एक फैक्टर होता है कि जैसे कि पुश एंड पुल में कुछ चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं कहीं की तो हम वहाँ आ जाते हैं, या हमारे एरिया में जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है, फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो हम दूसरे एरिया में चले जाते हैं। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो लाई करते हैं। तो ये था कुछ माइग्रेशन के बारे में। अब नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ इज़ मोर देन 7 बिलियन। अभी के टाइम पे तो ज़्यादा और भी ज़्यादा है। तो जो हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 7 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, 7 बिलियन से भी ज़्यादा है। इन द अर्ली पीरियड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रो वेरी स्लोली। पहले के टाइम पे जो पॉपुलेशन थी हमारी वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करती थी, बहुत स्लोली होता। आफ्टर द एवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट 12,000 to 8,000 ईयर एगो द साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी। जब से ही हमें एग्रीकल्चर का पता चला 12,000 से 8,000 साल पहले, उस टाइम पॉपुलेशन कम थी, उस टाइम से धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गई। अराउंड 1750 एट द ड्रॉ ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज 550 मिलियन। 1750 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 550 मिलियन थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोड इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ने कब से शुरू हो गई थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई थी। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। 12,000 ईयर बिफोर प्रेजेंट कितनी पॉपुलेशन थी, बर्थ ऑफ क्रिश्चियन। अब यहाँ देखिए 18th सेंचुरी के बाद जो पॉपुलेशन ने यहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बूम लिया है, कितनी प्लस हुई है। पहले 1813 में 1 बिलियन पॉपुलेशन थी हमारे पास। फिर 100 ईयर्स में हमने 2 बिलियन पॉपुलेशन अचीव की। फिर 30 ईयर्स में हमने 3 बिलियन पे आए। फिर 15 ईयर्स में 4 बिलियन, फिर 12 ईयर में 5 बिलियन, फिर 12 ईयर में 6 बिलियन। ऐसे ही हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई। हर 12 साल में हम 1 बिलियन पॉपुलेशन, 1 बिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती रही हमारी। अब आप इन ग्राफ्स को भी देख सकते हैं कि कैसे हमारी पॉपुलेशन का बूम पीरियड रहा या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ी। ये कुछ फैक्ट्स हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम इन द पास्ट 500 ईयर। 500 साल में
हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 10 गुनी बढ़ी है, 10 टाइम्स इंक्रीज हुई है। इन द 20th सेंचुरी itself द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज 4 टाइम, और 20th सेंचुरी में हमारी पॉपुलेशन जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो गई है। अब आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन में, ये हमारा पीरियड ऑफ ईयर्स हैं, ये पॉपुलेशन है, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ पिरामिड्स होते हैं दिखाने के स्टेबल पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के। डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन नेक्स्ट टॉपिक हमारा। इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टेकिंग अटैक द 1 बिलियन। पहले मोर देन 1 मिलियन ईयर लगते थे हमें 1 बिलियन स्कोर करने में, पॉपुलेशन 1 बिलियन के मार्क तक पहुंचने में हमें 1 मिलियन टाइम लगा था। बट नाउ इट टुक ओनली 12 ईयर्स फॉर इट टू राइज 5 बिलियन टू 6 बिलियन। सिर्फ 12 साल में हम 5 बिलियन से 12 साल में हम लोग 5 बिलियन से 6 बिलियन, मतलब कि हमारा 1 बिलियन प्लस हो रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जो पॉपुलेशन डबल होने में बहुत टाइम लगता है। हाँ होती हैं, लेकिन वो टाइम एक गैप लेके चलती हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी पॉपुलेशन हर समय इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आइए नेक्स्ट टॉपिक, स्पेचुअल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। वही जो मैंने बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनको टाइम लगता है पॉपुलेशन इंक्रीजिंग में, क्योंकि वो डेवलप्ड हो चुके हैं, उनमें है फैमिली प्लानिंग वगैरह की। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड, ऑल्दो द एनुअल रेट ऑफ द पॉपुलेशन चेंज इज 1.4%। जो एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है वो 1.4% है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 1990 से 1995 में 1.6% ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की। 2010 टू 15 में 1.2 आया। ये पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो डिक्लाइनिंग में आई। क्यों आई? क्योंकि इस टाइम के मुकाबले 1995 के मुकाबले 2010 और 15 में थोड़ा डेवलप्ड हुए लोग, उन्होंने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की और भी बहुत सारे रीज़न होंगे। डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन, ये एक थ्योरी है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन जो एक थ्योरी है वो डिस्क्राइब करती है, प्रिडिक्ट करती है, अनुमान लगाती है कि हमारी पॉपुलेशन जो फ्यूचर में कितनी होगी या क्या होगी, ग्रोथ होगी या फिर डिक्लाइनिंग में जाएगी। ये इस थ्योरी से हमें पता चलता है। द थ्योरी टेल अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ टू लो बर्थ एंड लो डेथ। जो हमारी थ्योरी है वो हमें एक रीज़न का बताती है कि हाई बर्थ टू डेथ जो चेंज साइकिल होता है और लो बर्थ टू लो डेथ में जो लोग साइकिल होता है। रूरल एग्रीज टू इंडस्ट्रियल चेंज इज कॉल्ड डेमोग्राफिकल साइकिल। 3 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिकल ट्रांजेक्शन थ्योरी। 3 स्टेज हैं इसके, जो कि हम एक एक करके देखेंगे अभी। फर्स्ट स्टेज, the first stage has high fertility and high mortality because people reproduce more to compensate for the death due to impair and various food supply। जो फर्स्ट स्टेज है इस थ्योरी का, इसमें जो है हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी, हाई बर्थ एंड हाई डेथ देखी गई है।
हाई डेथ इसलिए क्योंकि इस टाइम पे जो है एपिडेमिक वगैरह और फूड का जो सप्लाई है वो कम था। कुछ भी और एपिडेमिक वगैरह जैसे कोई भी बीमारी हो सकती है, फ्लड हो सकता है, वो सब आने का वजह से। सेकंड हम देखते हैं फर्टिलिटी रिमेन हाई। जो बर्थ है वो सेकेंड स्टेज में हाई है इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज, but it declined with time and reduced in mortality rate by the improvement of sanitary and health। अब धीरे धीरे वो जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे कम हुई और डेथ रेट को भी धीरे धीरे कम किया गया। कैसे? इन्होंने इम्प्रूव किया, इस टाइम पे इम्प्रूवमेंट हुई सैनिटरी एंड हेल्थ कंडीशन में। जो गंदगी वगैरह कम हुई इस टाइम पे, थोड़ी हेल्थ फैसिलिटीज़ आई, मेडिकल ने ग्रोथ किया जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ कि डेथ रेट को कंट्रोल किया गया। इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन। लास्ट स्टेज में दोनों चीज़ें, बर्थ प्लस डेथ, दोनों चीज़ें डिक्लाइन होने लगी, स्लो होने लगी। क्यों? जैसे कि आप इस साइड में ग्राफ देख सकते हैं इसका, यहाँ पे जो लास्ट स्टेज में स्लो इसलिए होने लग गई क्योंकि फैमिली प्लानिंग वगैरह होने लग गई, 21 सेंचुरी आने लग गई और बहुत सारे अलग कारण भी थे होने से। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। फैमिली प्लानिंग इज द स्प्रेडिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड। फैमिली प्लानिंग से हम पता कर सकते हैं और पॉपुलेशन को हम रोक सकते हैं कि हम कब बर्थ करें कब नहीं करें। फैमिली प्लानिंग ऑल्सो इम्प्रूव द वुमेन हेल्थ। फैमिली प्लानिंग की वजह से वुमेन हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है। पहले के टाइम पे जो बर्थ रेट थी वो हाई थी, जिसकी वजह से वुमेन्स 2 से 3 बच्चे के बाद एक्सपायर हो जाती थी क्योंकि उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ उस टाइम तक उतनी नहीं थी कि वो अच्छा न्यूट्रिशन ले सके वगैरह। थॉमस माल्टस टेल इन हिज थ्योरी इन 1798 they tell in her theory to control population for use of resource। थॉमस ने अपनी थ्योरी में ये बताया था 1798 में कि अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमें अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। इन फ्यूचर रिसोर्सेज आर नॉट एग्जिस्ट एंड पीपल सफ़र इन दिस कंडीशन। और ऐसे ही अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही तो फ्यूचर में हमारे पास रिसोर्सेज जो होंगे हमारे वो नहीं बचेंगे और इस कंडीशन में जो लोग हैं उनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद ये तो एक नोट्स थे, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ये जो नोट्स हैं हमारे पीपीटी है पीडीएफ में मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके नंबर पे या जिस भी तरीके से आप कहेंगे। इसके बाद आपको एनसीईआरटी की बुक को एक बार रीड करना है। ये क्विक नोट्स थे सिंपली में, तो आप एक बार एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिएगा और अगर अच्छा लगा, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ी परेशानियाँ आएंगी लेकिन आप साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।